नमस्कार, वेलकम बैक अगेन इनटू ए मैराथन क्लास। दोस्तों नमस्कार, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से और जोड़ लीजिए अपने सभी दोस्तों को इस मैराथन क्लास में। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स की मैराथन क्लास करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बहुत ये समझ लीजिए कि काफ़ी कुछ सिखाएंगे। नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। शेयर कीजिए फटाफट से, फिर क्लास जल्दी ही शुरू करते हैं। मैक्सिमम शेयर कर दीजिए जितने व्हाट्सएप ग्रुप है, और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की ये क्लास है और इससे पहले एक मैराथन इलेक्ट्रीशियन का हमने दिया था। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की मैराथन क्लास जल्दी ही एक और आपको देंगे। इस क्लास को भी शेयर कीजिए आप मैक्सिमम जितना कर सकते हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए जो कुछ स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में कमेंट्स कर रहे थे कि सर जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए, तो प्लीज़ वेट करें। एक एक चीज़ को पूरी तरह विस्तार से समझाएंगे, इसलिए समय लगेगा अगले क्वेश्चन आने से पहले। तो प्रत्येक क्वेश्चंस पर आप ध्यान देवें, क्योंकि एक क्वेश्चंस के साथ मैं आपसे दो क्वेश्चन भी पूछा करूंगा। यानी हम ये भी पूछते हैं कि अगर ऐसा होता तो बताइए क्या होता, तो आप सारे कमेंट किया करो, है ना। चलिए दोस्तों सवालों से शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड आपने नहीं किया तो ज़रूर हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हर मंडे ऐप में टेस्ट होता है, फ्री आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है। ध्यान रखें, गलत कथन की पहचान करनी है, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट पीएन जंक्शन। यह है बाईपोलर डिवाइस होती है, इसमें 2 पीएन जंक्शन होते हैं, इसमें एक सिरा होता है और इसे रेक्टिफायर की भांति उपयोग किया जा सकता है। बताइए कौन सा गलत है। कर दीजिए फटाफट से अपना आंसर, कौन कौन से गलत लग रहे हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको उत्तर मिलान हो जाएगा साथ में। बाईपोलर डिवाइस का मतलब होता है द्विध्रुव, यानी 2 ध्रुवता के कारण धारा चलती हो। 2 ध्रुवता कौन सी होती है, प्लस और माइनस। प्लस में हम होल को ले सकते हैं और माइनस में हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ले सकते हैं। तो हम सब जानते हैं डायोड में होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से धारा प्रवाह होता है। यानी चार्ज कैरियर जो है वो होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, इसलिए ये बाईपोलर डिवाइस है। ये स्टेटमेंट तो सही है। पीएन जंक्शन का मतलब होता है जहां होल और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पुनर्मिलन होता है। तो डायोड में एक ही जंक्शन होता है, 2 जंक्शन नहीं होते। ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा कह रहा है इट हैज़ 1 टर्मिनल। डायोड में एनोड और कैथोड नाम के 2 सिरे होते हैं, एक नहीं। ये भी गलत हो गया। और इसे रेक्टिफायर की भांति, रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी करना, तो हम इसे रेक्टिफायर की भांति भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए गलत कथन कौन से हुए, 2 और 3, यानी बी उत्तर सही होगा आपका यहाँ पर। मान लीजिए यही आपका क्वेश्चन होता और ये पूछा जाता कि सही कथन कौन से, यानी पीएन डायोड के बारे में इस सही स्टेटमेंट कौन सा है, तो 1 और 4 जो है वो सही हो जाता। ठीक है, अब जिनका भी यहाँ पर बी उत्तर आया है वो बिल्कुल सभी सही चल रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उनको। आइए ज़रा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जल्दबाजी मत करना, फास्ट करो सर जी, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है। आइए ज़रा सेकंड सवाल आपकी स्क्रीन पर, आदर्श डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध कितना होता है और यह है किसकी भांति व्यवहार करता है। काफ़ी अच्छा है ना। फटाफट से फॉरवर्ड का कमेंट कर दो, साथ ही रिवर्स वाले का भी बता दो। यानी सेकंड क्वेश्चन इसी में अपना बन रहा है कि अगर रिवर्स के बारे में पूछा होता तब क्या करते, और साथ ही आदर्श शब्द नहीं होता तब क्या करते। तो 4 चीज़ें होती है, मैं आपको चारों बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जब आदर्श शब्द लिखा हुआ हो तो फॉरवर्ड में प्रतिरोध 0 होता है, ठीक है। और 0 रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो एक बंद परिपथ का होता है या बंद स्विच का होता है। तो अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से तो उत्तर आना चाहिए बी।
तो जिनके भी ये बी कमेंट्स आए हैं वे बिल्कुल सभी सही चल रहे हो आप। और जीरो प्रतिरोध बंद स्विच की भांति काम करेगा, बी ऑप्शन सही है। अगर सेम क्वेश्चन होता लेकिन केवल फॉरवर्ड की जगह रिवर्स लिखा हुआ होता तब आपका ऑप्शन होता सी, अनंत प्रतिरोध और ओपन स्विच की भांति काम करता है। आदर्श डायोड रिवर्स में अनंत प्रतिरोध रखता है, खुले स्विच की तरह काम करता है। 2 क्वेश्चन हो गए। अब आ जाओ कि इनके आगे से आइडियल शब्द हटा दें। सीधा पूछे कि डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध कितना होता है, तो फॉरवर्ड प्रतिरोध वेरी लो करना है, कम होता है और बंद परिपथ की भांति काम करता है। इसी तरह से रिवर्स प्रतिरोध पूछे तो रिवर्स प्रतिरोध बहुत उच्च करना है, ठीक है, अनंत नहीं करना है और जीरो नहीं करना है जब आदर्श शब्द नहीं हो। खैर अभी इस क्वेश्चन का बी उत्तर जिनका भी आया वो बिल्कुल सही है, रिवर्स के लिए सी सही था। आइए ज़रा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कौन सा डायोड काम में लेंगे, मैं आपको बाकी बता रहा हूँ, तब तक आप कमेंट करें। एलईडी को हम काम में लेते हैं इंडिकेटर के रूप में, ठीक है, सूचक के रूप में काम में लिया जाता है। फोटो डायोड जो होता है ये लाइट डिटेक्टर के रूप में काम में लेंगे। टनल डायोड जो है ये ट्यूनिंग के ज़्यादातर काम आता है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर वगैरह में। और वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जिनर डायोड है ये आपका, तो यहाँ पर आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जिनर डायोड का फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है। चलो भाई, यहाँ पर एक नहीं, मैं आपसे एक एक करके 3 क्वेश्चन पूछूंगा और फटाफट से तीनों का आंसर देना। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का ही आंसर दे दो, जिनर डायोड का फॉरवर्ड में ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है। दूसरा आपको ये बताना है मेरे को कि जिनर डायोड का रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है। तीसरा क्वेश्चन आपको ये रिप्लाई करना है कि सिलिकॉन डायोड का फॉरवर्ड ब्रेकडाउन कितना होता है। और चौथा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि जर्मेनियम डायोड का फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है। 4 क्वेश्चन का आंसर। आइए साथ साथ मैं भी बोलता हूँ, आप तब तक कमेंट कीजिए, क्योंकि ये कुछ एक कमेंट बीच में आते हैं ना, सर फास्ट करो, चीज़ें बताना ज़रूरी होता है दोस्तों। जल्दी जल्दी आगे निकलने से कोई मतलब नहीं होता है, हर एक क्वेश्चन समझना आप सबके लिए ज़रूरी होता है। जिनर डायोड का फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज 0.6 वोल्ट होता है, ध्यान रखना। 0.6 वोल्ट पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस समय ये एक रेक्टिफायर डायोड की भांति काम करेगा। वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में एक जिनर डायोड को जब लगाते हैं तो वो हमेशा रिवर्स वाइस में लगता है, और रिवर्स वाइस में जिनर डायोड की जो वोल्टेज होती है वो हमेशा VL के बराबर होती है, यानी VZ का मान VL के मान के बराबर होता है। हमारे लोड प्रतिरोध को कितने वोल्ट की आवश्यकता है, जिनर डायोड उसी वोल्टेज के आधार पर ऑपरेट होगा, और ये प्री डिसाइडेड या प्री डिफाइंड होती है, प्री डिटरमाइंड होती है, पहले से ज्ञात होती है। जैसे 5 वोल्ट हो सकती है, 12 वोल्ट हो सकती है, 24 वोल्ट हो सकती है। बात समझ में आ गई। सिलिकॉन डायोड का फॉरवर्ड बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम का 0.1 से 0.3 होता है। जब इस तरह के सारे ऑप्शन आ जाए तो फिर 0.3 ऑप्शन की तरफ जाया करो, ठीक है। चलिए, अभी आपका सी उत्तर सही है। जिनका भी कमेंट आया सी, वो बिल्कुल सही उत्तर चल रहा है उनका। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल उसी तरह का है जो अभी पूछ रहे थे हम, कि पीएन जंक्शन जो होता है उसमें धारा प्रवाह के लिए आवश्यक न्यूनतम पोटेंशियल को क्या बोलते हैं। मिनिमम रिक्वायर्ड पोटेंशियल, वह न्यूनतम विभवांतर जो जंक्शन को तोड़ दे, बैरियर को तोड़ दे और उसके आर पार धारा का संचालन हो जाए, क्या कहोगे उसे। वेरी गुड, सबका सही उत्तर आ रहा है, बिल्कुल बी ऑप्शन रहेगा, बैरियर पोटेंशियल आएगा, ठीक है। और अभी बता ही दिया मैंने सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए कितना कितना बैरियर का पोटेंशियल रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन भी है। निम्न में से किस डायोड में रिवर्स रिकवरी टाइम न्यूनतम है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले तो एक बात बता दूं मैं आपको, एक डायोड की ऑपरेशन जो स्पीड होती है ना, वो उसके रिवर्स रिकवरी टाइम के द्वारा निर्धारित की जाती है, ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जिस डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम सबसे कम हो वह डायोड
फास्टेस्ट डायोड माना जाता है, ध्यान रखना। और ये सब जितने भी ऑप्शन आपको दिए हैं इनमें रिवर्स रिकवरी टाइम सबसे कम शॉर्ट की डायोड का है। हमारे जितने भी डायोड होते हैं उन सब में शॉर्ट की डायोड फास्टेस्ट डायोड की श्रेणी में आता है, ध्यान रखना। रिवर्स रिकवरी टाइम इसका सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शॉर्ट की डायोड से ही जुड़ा हुआ है। शॉर्ट की डायोड में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? चलो इस क्वेश्चन में पीएन जंक्शन के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पीएन डायोड को ले लेंगे, उसके बाद में हम यूजेटी को लेंगे, फिर हम बीजेटी को लेंगे, फिर हम एससीआर को लेंगे, ठीक है। उसके बाद में जेएफईटी को भी लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक बात ख़त्म। देखो शॉर्ट की डायोड जो है ना ये एक मेटल डायोड की श्रेणी में आता है, ध्यान रखना। एक तरफ एन होता है और एक तरफ मेटल होता है, इसमें पी होता ही नहीं है। जब पी है ही नहीं तो कौन सा पीएन जंक्शन बना ही नहीं, मेटल जंक्शन बना है इसमें। तो पीएन जंक्शन का मान कितना होगा? 0। आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है? 0 करना है, यानी डी ऑप्शन के साथ जाना है। अब आ जाओ पीएन डायोड पर। पीएन जंक्शन डायोड और यूजेटी इन दोनों में एक एक जंक्शन होता है, ठीक है। पीएन डायोड और यूजेटी में एक जंक्शन होता है। बीजेटी का पूरा नाम होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसमें 2 पीएन जंक्शन होते हैं। एससीआर का पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर और इसमें 3 पीएन जंक्शन होते हैं। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? किसी को कोई समस्या? काफ़ी अच्छा चल रहा है मेरे हिसाब से। एक नहीं, आपने यहाँ पर 2-3 चीज़ें सीखी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर कितना होता है? चलो यहाँ पर आपको एक बार फिर फॉर्म फैक्टर की 5-7 बातें सीखने को मिलेगी। सबसे पहले फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला, मतलब परिभाषा या अनुपात। उसके बाद में साइन वेव का फॉर्म फैक्टर, स्क्वायर वेव का फॉर्म फैक्टर और ट्राइएंगल वेव का फॉर्म फैक्टर। हाफ वेव का इसमें हो ही जाएगा और फुल वेव का फॉर्म फैक्टर। बताओ ज़रा, पहले तो इसी क्वेश्चन का ही आंसर दे दो, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर 1.57 होता है, 1.57। अब बोले तो गुरुजी यहाँ तो ऑप्शन नहीं है 1.57 का, तो देखो π/2 जो होता है ना वो 1.57 के बराबर होता है। तो 2 चीज़ें याद रखना फॉर्म फैक्टर की, π/2 याद रखना या फिर इसको याद रख लेना, बात तो एक ही है 1.57। अब आ जाओ फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेपर में आ सकता है। आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात है। औसत मान को इंग्लिश में मीन वैल्यू भी लिख सकता है वो, और वो एवरेज वैल्यू भी लिख सकता है। फॉर्मूला याद रह जाएगा। साइन वेव का फॉर्म फैक्टर और फुल वेव रेक्टिफायरों का, चाहे वो फुल वेव ब्रिज हो चाहे वो फुल वेव सेंटर टेप वाला हो, इनका एक जितना ही होता है, वो होता है 1.11, 1.11। स्क्वायर वेव, वर्गाकार वेव जो होती है, इसका फॉर्म फैक्टर होता है इकाई। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है, वो कौन सी वेव है जिसमें आरएमएस मान और औसत मान बराबर होते हैं? तो स्क्वायर वेव में होते हैं। ट्राइएंगल वेव का फॉर्म फैक्टर होता है 1.15, ठीक है। बताओ भाई, कुछ सीखने को मिला ही होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की पीआईवी रेटिंग कितनी होनी चाहिए? पीआईवी का पूरा नाम क्या होता है? हाँ बताओ, आप ही से पूछ रहा हूँ, कमेंट करो फटाफट, देखते हैं किसका क्या आता है। पूरा नाम होता है पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के आंसर पर। टोटल 3 तरह के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव, ब्रिज और सेंटर टेप फुल वेव। तो इन तीनों का याद रखना आप। हाफ वेव और ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की पीआईवी रेटिंग सेकेंडरी के मैक्सिमम मान के बराबर होती है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज है उसके मैक्सिमम मान के बराबर होनी चाहिए। सेंटर टेप फुल वेव में 2/V मैक्सिमम के बराबर होनी चाहिए। याद रह जाएगा ना। देखो सीधा मान भी आ सकता है और संख्याएं देकर न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लास बहुत अच्छी चल रही है और आपको हर क्वेश्चन में पूरी विस्तार से चीज़ें समझ में आ रही है। शायद किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
अगला सवाल, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है? देखो फुल वेव ब्रिज हो या फुल वेव सेंटर टेप हो, दोनों का एक ही आंसर है 81.2%। ठीक है, 81.2% एफिशिएंसी होती है इन सब की। और अगर क्वेश्चन होता हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में तो हाफ वेव की 40.6% होती है, ध्यान रखना। ठीक है, कुल मिलाकर आपको यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन सीखने को मिले। हाँ, मुझे पता है आपकी बहुत अच्छे से तैयारी है, इसलिए ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों न्यूमेरिकल आपके सामने सवाल है, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर एक लोड से संयोजित है और इस लोड में धारा का मान 1 एम्पियर है। लोड करंट का मान कितना है? 1 एम्पियर है। प्रत्येक डायोड की करंट रेटिंग कितनी होगी? बताओ भाई। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ भी मैं आपको 3 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। फुल वेव देखो कोई सा भी हो, सेंटर टेप भी हो और फुल वेव ब्रिज भी अगर होता ना, तो आंसर एक जितना ही आता कि इनमें जो डायोड की करंट रेटिंग होती है वो लोड करंट के आधे के बराबर होती है। ठीक है, लोड करंट का मान 1 एम्पियर है तो प्रत्येक डायोड में आधा आधा करंट चलेगा। अगर ये होता अपना हाफ वेव रेक्टिफायर तो फिर उसकी करंट रेटिंग लोड करंट के बराबर होती है, उस समय 1 एम्पियर उत्तर हो जाता। ठीक है, यानी अभी आपका सी ऑप्शन है। जिनका भी कमेंट आया बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगर ये क्वेश्चन हाफ वेव के लिए होता तो ए ऑप्शन हो जाता। अगर ये क्वेश्चन ब्रिज रेक्टिफायर के लिए होता तब भी हमारा उत्तर सी ही होता। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, ये भी ठीक अच्छा क्वेश्चन है। आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, आईटी लेवल में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 12 वोल्ट 25 हर्ट्ज हाफ वेव रेक्टिफायर की रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट ट्रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर है कि नहीं? रिपल इज इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी। इनपुट 25 हर्ट्ज है तो आउटपुट भी कितना होगा? 25 हर्ट्ज ही होगा। हाँ, अगर ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर या फुल वेव सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता तो कितनी आती? तब कितनी आती? हाँ, तब रिपल 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी होती। 25 हर्ट्ज की जगह कितना आता? 50 हर्ट्ज आता। ठीक है, अच्छा इसमें क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। आउटपुट की रिपल फ्रीक्वेंसी देकर इनपुट का मान पूछ लेता है कई बार। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये भी ठीक है क्वेश्चन और 3 फेज रेक्टिफायर का है। 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट ट्रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? देखो ध्यान से, 3 फेज है और हाफ वेव है, तो क्या करना होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। हाफ वेव में आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट की 3 गुना और फुल वेव चाहे वो ब्रिज हो चाहे वो सेंटर टेप हो, आउटपुट ट्रिपल फ्रीक्वेंसी इनपुट की 6 गुने के बराबर होती है। यहाँ पर हाफ वेव है 50 हर्ट्ज है, 3 से मल्टीप्लाई करो 150 आएगा। अगर क्वेश्चन में हाफ वेव की जगह फुल वेव दिया होता, चाहे वो ब्रिज रेक्टिफायर हो या सेंटर टेप ट्रांसफार्मर वाला फुल वेव रेक्टिफायर हो, उस समय हम 6 से मल्टीप्लाई करते, उत्तर आता 300 हर्ट्ज। बताइए दोस्तों यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? इस क्वेश्चन का आंसर बी है। जितना भी आप सभी का बी उत्तर आ रहा है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आपका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर, बैंड पास फिल्टर वह होता है जिसमें, देखो भाई फ्रीक्वेंसी के आधार पर फिल्टर 4 प्रकार के होते हैं। मैं आपको चारों के नाम लिखता हूँ और फिर चारों का उत्तर बताऊंगा, तब तक आप अपने इस कमेंट का उत्तर कर दो। देखो एक होता है बैंड पास, जैसा कि इसमें लिखा है हमने। दूसरा होता है बैंड स्टॉप, तीसरा होता है लो पास और चौथा होता है हाई पास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के आधार पर 4 प्रकार के फिल्टर होते हैं। देखो बैंड पास का मतलब होता है कि एक निश्चित रेंज में फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, उससे कम को भी रोकेगा, उससे ज़्यादा को भी रोकेगा। बैंड स्टॉप का मतलब है एक निश्चित रेंज में रोकेगा, उससे कम को भी पास करेगा, अधिक को भी पास करेगा।
लो पास का मतलब होता है कि एक निश्चित फ्रीक्वेंसी मान तक ही वो पास करेगा, उसके ऊपर सभी को रोकेगा। और हाई पास का मतलब होता है एक निश्चित मान तक तो रोकेगा, उसके बाद सभी को पास करेगा। आ जाओ, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। बैंड पास वो होता है पास द सिग्नल ए सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के एक नियत मान को पास करता है। अगर बैंड स्टॉप होता तो बी उत्तर हो जाता। स्टॉप द सिग्नल इन ए सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, निश्चित मान की फ्रीक्वेंसी को रोकता है। पास दी लोअर फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी को पास करने वाला लो पास, हाई फ्रीक्वेंसी को पास करने वाला हाई पास फिल्टर कहलाता है। अभी ए कमेंट उत्तर में जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल सही उत्तर जा रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है कि कौन सा घटक फिल्टर सक्रिय फिल्टरों में कभी काम में नहीं लेते। दोस्तों, कंपोनेंट के आधार पर फिल्टर दो तरह के होते हैं, एक्टिव फिल्टर और पैसिव फिल्टर। अभी फ्रीक्वेंसी के आधार पर 4 प्रकार पढ़े थे। पैसिव जो होते हैं ना, उनमें तो होता है आर, एल और सी घटक, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। और एक्टिव जो होते हैं ना, उनमें या तो होता है ट्रांजिस्टर या होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। लेकिन कहते हैं कि एक एक्टिव फिल्टर में फिर भी ट्रांजिस्टर के अलावा कैपेसिटर और रेजिस्टर का इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन इंडक्टर कभी भी नहीं होगा। देखो, ट्रांजिस्टर तो एक्टिव फिल्टर का मुख्य घटक है ही। फिर कहते हैं ज़रूरत पड़ने पर आर और सी को यूज कर सकते हैं, लेकिन एल कभी यूज नहीं होगा। आप सभी का यहाँ पर बी उत्तर आना चाहिए। इंडक्टर जो है वो कभी काम में नहीं लेंगे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और थोड़ा थोड़ा आपको मैं जल्दी जल्दी में करवा देता हूँ। और ये जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए बिल्कुल नया भी क्वेश्चन होगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे आप में से ऐसे जो इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं। फुल वेव सेंटर टेप ट्रांसफार्मर वाले रेक्टिफायर में आपको ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर पूछा है। तो दोस्तों, फुल वेव सेंटर टेप वाले का यूटिलाइजेशन फैक्टर यानी ट्रांसफार्मर का उपयोगिता गुणांक 0.693 होता है। बाकी हाफ वेव और ब्रिज रेक्टिफायर का ये नीचे जो आपको दिए गए हैं। तीनों का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने कंप्लीट आपको लिखवाए हुए हैं, डेटा आपके सामने है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। खैर, ये सवाल तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन पहले से हो गया कि निम्न में से कौन सा डायोड रिवर्स बायस में कभी प्रचालित नहीं किया जाता है। मैं आपको वैसे ही बता दूं फटाफट से, बाकी क्योंकि ऑप्शन तो इसका पहले से ही पता लग गया। देखो, वेरेक्टर डायोड का दूसरा नाम वेरिकेप डायोड भी होता है और इसमें वोल्टेज बदलने से कैपेसिटेंस बदलता है। ये रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ने पर इसकी धारिता घटती है, ग्राफ उल्टा चलता है। फोटो डायोड और जिनर डायोड भी रिवर्स बायस में ही काम में हम लेते हैं, जबकि एलईडी जो होता है ना वो फॉरवर्ड बायस में जुड़ता है और फॉरवर्ड में जुड़ने पर ये क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। प्रकाश हमेशा इसके जंक्शन से निकलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बी उत्तर यहाँ पर आप सभी का सही है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा है और सिंपल सा क्वेश्चन भी है। बीजेटी की इनपुट प्रतिबाधा बतानी है आपको, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ बीजेटी। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर 2 प्रकार का होता है, पीएनपी और एनपीएन। बताओ इसकी इनपुट इम्पीडेंस कितनी होती है, सभी जानते होंगे ना। 2 जंक्शन होते हैं J1 और J2। पहले जंक्शन को एमिटर बेस जंक्शन के नाम से जानते हैं और दूसरे को बेस कलेक्टर के नाम से। पहला जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड में होता है, तो इनपुट किसको मिलती है, पहले जंक्शन को। फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस क्या होता है, कम, ठीक है। दूसरा जंक्शन रिवर्स में होता है, रिवर्स में प्रतिरोध होता है उच्च। यानी 3-4 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। बीजेटी की इनपुट प्रतिबाधा निम्न होती है, आउटपुट इम्पीडेंस अगर आपसे कोई पूछे तो वो हाई होता है। क्यों? क्योंकि इनपुट प्रतिबाधा पहले जंक्शन को देते हैं और पहला जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड में होता है। आउटपुट जो है होती है वो J2 जंक्शन नंबर 2 से मिलती है और सेकंड जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस में होता है, जब एक्टिव मोड में इसको प्रचालित किया जाता है। वैसे तो कट ऑफ रीजन में हो तो दोनों रिवर्स में है, सैचुरेशन मोड में हो तो दोनों फॉरवर्ड में भी होता है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हैं और उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन में काफ़ी अच्छा सीखा होगा। माय डियर, रिक्वेस्ट एक बार फिर करूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार, नहीं किया तो। जब क्लास कंप्लीट हो जाए तो मुझे कमेंट करके आपका अपना स्कोर भी ज़रूर बताना, ठीक है ना, कि आपको क्लास कैसी लगी, आपका स्कोर कैसा रहा, क्योंकि ये चीज़ें बाद में शो होती है। अभी जो कमेंट्स चल रहे हैं ना, ये क्लास शो बाद में शो नहीं होंगे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। वह बिंदु या वह पॉइंट जिस पर लोड लाइन बेस करंट को विच्छेद करती है उसे क्या बोलते हैं। देखो दोस्तों, ट्रांजिस्टर में क्या होता है,
कि बेस करंट IB चलती है अपनी इस तरह से, और VCC के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और जो बेस करंट के लिए आता है, कलेक्टर करंट और कलेक्टर वोल्टेज के बीच देखा जाता है। ऐसे एक लाइन चलती है, इसको जहाँ बेस करंट यूँ इस तरह से क्रॉस ओवर में मैच करती है ना, जैसे इस पॉइंट पर मैच कर रही है, ये बेस करंट है अपनी, इस रेखा पर कलेक्टर करंट लेते हैं, यहाँ पर कलेक्टर वोल्टेज लेते हैं, और ये बेस करंट है। ये जहाँ इस लाइन को मैच करती है ना, क्योंकि ये लोड लाइन कहलाती है। कौन सी है, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। VC और IC को मिलाने वाली रेखा को लोड लाइन बोलते हैं, ये लोड लाइन है। और एक बेस करंट होती है जो यहाँ से फ्लो होती है, वो इस लोड लाइन को जहाँ कट कर दी है ना, उसको क्यूसेंट पॉइंट बोलते हैं। शॉर्ट में इसको क्यू बिंदु बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम ऑपरेशन बिंदु भी होता है, यानी इसको हम प्रचालन बिंदु के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में क्यूसेंट पॉइंट का नाम होता है शांत बिंदु। दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम में आ सकता है यार, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि BJT में सबसे अधिक डोपिंग किसकी होती है, हैवीली डोप्ड कौन होता है। अच्छा क्वेश्चन है ना। BJT में 3 सिरे होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है। ध्यान रखना, सर्वाधिक डोपिंग एमीटर की होती है, सबसे कम डोपिंग बेस की होती है, कलेक्टर की मध्यम डोपिंग होती है। बात समझ में आ गई, सबने कर दिया यहाँ पर। चलिए अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, ऑप्शन यही रहेंगे। मुझे ये बताओ कि BJT में भौतिक रूप से सबसे बड़ा कौन होता है, कौन सा सिरा भौतिक रूप से सबसे बड़ा होता है, ये बताइए। और सबसे पतला कौन होता है, ठीक है ना। सबसे पतला और सबसे बड़ा कौन होता है। तो फिजिकली कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, बेस सबसे पतला होता है। कलेक्टर को बड़ा क्यों रखा जाता है, पेपर में ये भी सवाल पूछा जा चुका है। तो इसलिए क्योंकि कलेक्टर पर हीट ज़्यादा उत्पन्न होती है, ताकि वो ऊष्मा सहन कर सके, हीट को ऑब्जर्व कर सके बिना क्षतिग्रस्त हुए। ध्यान रखना, डोपिंग के मामले में भौतिक रूप से कौन सा बड़ा कौन सा पतला, और बड़ा रखा क्यों जाता है कलेक्टर को, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, देखो है ना, क्वेश्चन बड़े सिंपल से आपके सामने। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि द्विध्रुवीय जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी BJT में क्या होता है, कलेक्टर करंट और इन सब के बारे में पूछा है। देखो बहुत साधारण सी बात होती है कि जनरली हमारा यही मानना होता है कि करंट जो होती है वो एमीटर से कलेक्टर की ओर जाती है। इस दौरान बेस में कुछ लीकेज करंट ज़रूर चलती है, जिसको जंक्शन कैपेसिटेंस कारण मानते हैं अपन, ठीक है। इसलिए एमीटर करंट जो होती है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के हमेशा योग के बराबर होती है, ठीक है। जो अपने ऑप्शन रहेगा वो ए ऑप्शन रहेगा, एमीटर करंट जो है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का योग होता है, ठीक है। और होने को इसमें डी ऑप्शन भी सही है भाई, क्योंकि कलेक्टर करंट जो है वो एमीटर करंट माइनस बेस करंट है ना, तो ये भी सही है। चलो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, ध्यान रखना है ना, क्योंकि कलेक्टर करंट जो है वो एमीटर करंट में से बेस करंट घटाएंगे तो आएगी, और एमीटर करंट जो है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का योग होता है, तो ये भी सही है। दोनों ऑप्शन सही है, बी और डी। आप में से जिनका भी उत्तर आया बहुत अच्छी बात है, सही चल रहे हो। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि PNP ट्रांजिस्टर की अपेक्षा NPN ट्रांजिस्टर को क्यों प्रायोरिटी देते हैं। मतलब सवाल ये है कि NPN जो है ना इसको ज़्यादा यूज करते हैं। देखो क्या होता है, मैं आपको पूरी चीज़ बताता हूँ, तब तक आप ऑप्शन देखो। NPN जो होते हैं ना, इनमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और PNP में होल्स की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि इसमें एमीटर और कलेक्टर दो N टाइप के हैं। एमीटर कलेक्टर दोनों की डोपिंग अधिक होती है, और इसमें एमीटर और कलेक्टर जो है वो P टाइप के, इनकी डोपिंग अधिक है, तो यहाँ होल अधिक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक है। और इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी को हिंदी में गतिशीलता बोलते हैं। कहते हैं कि होल्स की गतिशीलता की दोगुनी है, यानी होल वाली स्पीड को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तब वो इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगी। इसलिए NPN ट्रांजिस्टर की स्विचिंग स्पीड बहुत अधिक होती है PNP की तुलना में, इसलिए हम इसको प्राथमिकता देते हैं। ए उत्तर अपना यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। जिनका भी कमेंट आया है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल जो मैं बता चुका हूँ, थोड़ा सा जल्दी बताएंगे इसको। ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में प्रचालित हो रहा है, एमीटर बेस और कलेक्टर बेस जंक्शन कैसे कैसे होने चाहिए। मैं आपको 400-500 चीज़ें बता देता हूँ इसमें।
जब सक्रिय क्षेत्र में चलता है तो पहला जंक्शन फॉरवर्ड में और दूसरा जंक्शन हमेशा रिवर्स में होता है। ए उत्तर सही है। ठीक है, इसको वैसे फॉरवर्ड एक्टिव मोड भी बोल सकते हो। और दूसरा जो ऑप्शन है ना, इसको बोलते हैं रिवर्स एक्टिव मोड। ठीक है, जब रिवर्स बायस में एक्टिव मोड हो, दोनों जंक्शन फॉरवर्ड में हो तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन मोड। ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में प्रचालित हो रहा है। दोनों जंक्शन रिवर्स में हो तो इसको बोलते हैं कट ऑफ मोड, यानी ट्रांजिस्टर विच्छेद बिंदु पर प्रचालित है। उम्मीद करता हूँ आपको इस एक में ही 3 सवाल मिले हैं। ठीक है, इतने हमारे साथ लाइव जुड़े हुए सभी का धन्यवाद। पर प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। बहुत मेहनत से चीज़ें तैयार करते हैं और जब लाइक्स आते हैं तो हमें भी हौसला मिलता है कि हाँ आपको चीज़ें अच्छी लगी। इस तरह की चीज़ें और लाने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि ट्रांजिस्टर के लिए अभिनति क्यों आवश्यक है, इसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखो, गलत कथन की पहचान करनी है आपको इसमें कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो ध्यान से अगर आप सभी ऑप्शंस पढ़ेंगे तो मुझे लगता है उत्तर दे पाएंगे। देखो क्या उत्तर है। सबसे पहला कह रहा है डीसी लोड लाइन के बीच क्यू पॉइंट को सेट करना, तो ये तो अभिनति की आवश्यकता है और सही स्टेटमेंट हुआ। दूसरा कह रहा है ये सुनिश्चित करने के लिए कि इनपुट आयाम ट्रांजिस्टर के सैचुरेशन या कट ऑफ पर नहीं चला जाए, यानी एक्टिव मोड में उसको बनाए रखना ज़रूरी है, ये भी सही है। भी बाइसिंग उसको एक्टिव मोड में बना के रखती है ना, सैचुरेशन या कट ऑफ में नहीं जाने देगी, ये भी सही है। बिना डिस्टोर्शन के मैक्सिमम आउटपुट सिग्नल प्रदान करना, ये भी सही है। ट्रांजिस्टर को ताप से नष्ट होने से बचाना, ये गलत हो गया, क्योंकि ट्रांजिस्टर को ताप से नष्ट होने से बचाने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं उसको हीट सिंक बोलते हैं। ये मेटल की एक फिल्म या मेटल परत होती है और ताप से नष्ट होने की प्रक्रिया को थर्मल रन अवे कहा जाता है। थर्मल रन अवे से बचाव के लिए हीट सिंक का उपयोग करते हैं, ना कि बाइसिंग करते हैं। सो दैट डी ऑप्शन इसके बारे में गलत है, बाकी तीनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर की किस बाइसिंग को यूनिवर्सल बाइसिंग भी कहा जाता है। देखो, ट्रांजिस्टर में 3 तरह की बाइसिंग होती है, एमीटर बाइस, और इसको हम सेल्फ बाइस के नाम से भी जानते हैं। बेस बाइस का दूसरा नाम होता है फिक्स बाइस, और वोल्टेज डिवाइडर जो विधि होती है इसको हम यूनिवर्सल बाइस के नाम से भी जानते हैं। सर्वाधिक इसी बाइसिंग का उपयोग किया जाता है जिसमें बेस जो प्रतिरोधक RB होता है उसको 2 भागों में RB1 और RB2 में बांटते हैं। इसका फ़ायदा ये मिलता है कि ये ना तो बीटा को जो बेस करंट पर निर्भर करती है उसको बदलने देता है और ना ही ताप को बदलने देता है। और कहते हैं कि जो क्यू पॉइंट होता है ना, वो ताप में परिवर्तन और बीटा में परिवर्तन के कारण ही बदलता है। यदि दोनों कांस्टेंट रहेंगे तो क्यू पॉइंट कांस्टेंट रहेगा और ट्रांजिस्टर का आउटपुट कभी विरूपित नहीं होगा। मुझे लगता है अच्छे से मैं आपको समझा पा रहा हूँ। आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। ट्रांजिस्टर की कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है जो मैक्सिमम उपयोग में ली जाती है। ट्रांजिस्टर को ऑपरेशन के आधार पर 3 तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर। तो हम सभी जानते हैं कि कॉमन एमिटर को सर्वाधिक काम में लिया जाता है। आप सभी का सी उत्तर यहाँ पर सही रहना चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये होता है कि कॉमन एमिटर में वोल्टेज गेन भी इकाई से अधिक होती है, करंट गेन भी इकाई से अधिक होती है। जब वोल्टेज और करंट दोनों अधिक हो गई तो V × I = पावर गेन, इसलिए इसमें पावर गेन भी अधिक होती है। जबकि इन सब में कमियां होती है। कॉमन कलेक्टर में करंट गेन तो बहुत अधिक होती है लेकिन वोल्टेज गेन बहुत कम होती है। कॉमन बेस में करंट गेन कम, वोल्टेज गेन अधिक, लेकिन कॉमन एमिटर में तीनों गेन इकाई से अधिक मिलती है, इसलिए हम काम में लेते हैं। इनमें फेज डिफरेंस भी होता है, शायद आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, और नहीं तो याद रखना कॉमन एमिटर में 180 है, बाकी में 00 है। आइए अगले सवाल पर आपके सामने है। कॉमन कलेक्टर विन्यास के लिए दूसरा नाम क्या है? कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। बताओ फटाफट, आप उत्तर दो, मैं वेट करता हूँ। यस, वेरी गुड। जिनका भी सी उत्तर आ रहा है वो बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं। एमीटर फॉलोवर बोलते हैं, क्योंकि कहते हैं कि इस समय जो कलेक्टर में करंट चलती है ना, वो एमीटर करंट को फॉलो करते हुए ही चलती है। ठीक है ना, सी उत्तर सही है, एमीटर फॉलोवर बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि कॉमन बेस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी करंट गेन कैसी होती है। मैं आपको बता दूं, हमारे पास 3 तरह के प्रचालन है
कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर। और इनकी करंट गेन का नाम बताता हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। कॉमन बेस की करंट गेन को अल्फ़ा, कॉमन कलेक्टर की जो करंट गेन होती है उसको गामा, और कॉमन एमिटर वाली जो होती है उसको बोलते हैं बीटा। तो इसका मतलब हो गया कॉमन बेस की करंट गेन इकाई से कम, कॉमन कलेक्टर की सर्वाधिक और कॉमन एमिटर की इकाई से बहुत अधिक मिलती है। यानी सर्वाधिक करंट गेन कॉमन कलेक्टर से, सबसे कम करंट गेन कॉमन बेस से मिलती है। सी उत्तर सही हो जाएगा ना। कॉमन बेस की करंट गेन अल्फ़ा है, अल्फ़ा का मान हमेशा इकाई से कम होता है, ठीक है ना। और मोर देन यूनिटी या यूनिटी से बहुत अधिक अगर पूछे आपसे तो वो कॉमन कलेक्टर होगा। कॉमन बेस की भी इकाई से अधिक होती है। खैर कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पर आप सभी का उत्तर उम्मीद कर रहा हूँ सही आया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। एक न्यूमेरिकल है छोटा सा। आपको कलेक्टर करंट में परिवर्तन दिया, एमिटर करंट में परिवर्तन दिया, अल्फ़ा का मान पूछा। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तब तक आप कैलकुलेशन करो। कलेक्टर करंट में परिवर्तन और एमिटर करंट में परिवर्तन के अनुपात को करंट गेन अल्फ़ा बोलते हैं। दोनों अनुपात अंतर देखो आपके सामने है। वो कह रहा है कि कलेक्टर धारा में आपने 40 मिली एम्पीयर का परिवर्तन किया, तो बेस करंट एमिटर करंट क्या हो गई, 600 मिली एम्पीयर से 1 एम्पीयर हुई। और 1 एम्पीयर को हम 1000 मिली एम्पीयर लिख सकते हैं। माय डियर, परिवर्तन कितने का हुआ, 600 से 1000 गई, इसका मतलब परिवर्तन तो 400 एम्पीयर का हुआ। 40/400 करना है, ए उत्तर आएगा यहाँ पर 0.1। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर आया होगा। ए उत्तर आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन थोड़े से बाद में दिखाऊंगा, पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन कह रहा है कि बेस करंट 20 माइक्रो एम्पियर है और कलेक्टर करंट 2 मिली एम्पियर है, बताओ एमिटर करंट कितनी है। अब चलो ऑप्शन आपके सामने ये रहा। देखो भाई, एक तो है 20 माइक्रो एम्पियर, इसमें आपको जोड़ना है 2 मिली एम्पियर। कैसे जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे? जोड़ तो तब किया जाता है ना जब दोनों की इकाई सेम हो। दोनों को इकाई सेम करो, माइक्रो एम्पियर को मिली एम्पियर में बदल दो, और माइक्रो हटाने के लिए आपको इसमें 1000 का भाग देना होता है। 20 में जब 1000 का भाग दोगे तो उत्तर आएगा 0.02 मिली एम्पियर। यानी 0.02 मिली एम्पियर प्लस 2 मिली एम्पियर करना है दोस्तों, आपका उत्तर बनेगा सी, 0.02 मिली एम्पियर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही कमेंट आया है जिनका भी यहाँ पर उत्तर आया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, बोले गुरुजी न्यूमेरिकल हो रहे हैं, लेकिन नहीं, ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ट्रांजिस्टर में करंट गेन अल्फ़ा का मान दिया हुआ है, बीटा पूछा गया है, आपसे बता सकते हो, शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, तब तक आप करो, है ना। क्या होता है फॉर्मूला, α/1 माइनस अल्फ़ा, कर दोगे ना। 0.95/1 माइनस 0.95 कितना बचेगा, 0.95/0.05। कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 19, कितना, 19। सही आया कि नहीं आया? बिल्कुल, बहुत से है जिनका उत्तर बी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यूजीटी में पीक पॉइंट और वैली पॉइंट के बीच में एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? देखो भाई, यूजीटी के पहली बात तो क्लास ही ज्वाइन करना ताकि ज़्यादा समझ में आए। यूजीटी में होते हैं 3 क्षेत्र, और यहाँ से उस क्षेत्र को दिखाया जाता है और ऐसे ग्राफ उठता है। ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं वैली पॉइंट, और ये जो है ना, इसको बोलते हैं पीक पॉइंट। इस ढलान वाले क्षेत्र को पूछ रहा है, ये स्लोप वाला रीजन जो होता है ना, मैं डार्क कर रहा हूँ ना, इसको पूछ रहा है। इसको बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ऋणात्मक प्रतिरोध वाला क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप आरोपित वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, तब करंट आपकी घट रही है, देखो ध्यान से, ठीक है ना। ग्राफ पीक पॉइंट के बाद नीचे की तरफ आना शुरू हो गया,
बी उत्तर आपका यहाँ पर सही रहेगा। जिनका भी कमेंट आया बी, बिल्कुल सही जा रहे हैं वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्लाई बैक किस युक्ति से संबंधित है? फ्लाई बैक और इसका फ्री व्हीलिंग नाम भी है, पूरा नाम फ्री व्हीलिंग डायोड होता है वैसे तो। अब नाम से ही पता लग गया आपको फ्लाई बैक किस युक्ति से हो सकता है। देखो नाम से ही पता लग गया होगा, क्योंकि डायोड जो शब्द है फिर वो रेक्टिफायर में ही आता है। फ्लाई बैक डायोड या फ्री व्हीलिंग डायोड इसका दूसरा नाम होता है, रेक्टिफायर कैटेगरी में आएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। जिसका भी उत्तर आया है बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ से एक नहीं मैं चारों पूछूंगा। पहला क्वेश्चन तो ये है, गेट, ड्रेन और सोर्स किसके टर्मिनल होते हैं? बहुत सिंपल सा है ना ये तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दो। गेट, ड्रेन और सोर्स जो टर्मिनल होते हैं वो FET के होते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पूरा नाम होता है। SCR के सिरों के नाम बताओ, शॉर्ट में लिख दो। मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, देख लो साथ साथ। एनोड, कैथोड और गेट। SCR का पूरा नाम तो पता ही है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ट्राइक के सिरों के नाम लिखो, तो ट्राइक में MT1, MT2 और गेट नाम के 3 सिरे होते हैं। BJT के 3 सिरों का नाम लिखो, एमीटर, बेस और कलेक्टर नाम के 3 सिरे होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। सभी के याद रखो, टर्मिनल से रिलेटेड, जंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा, चाहे राजस्थान टेक्निकल हेल्पर हो या UPPCL, UPRUNL, दिल्ली मेट्रो, इसरो, DRDO, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्यू पॉइंट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान कौन सा है? अभी हमने बात की थी ना, पूरा नाम क्यूसेंट पॉइंट होता है, हिंदी में शांत बिंदु बोलते हैं। कहाँ निकाला जाता है? DC लोड लाइन के बीच में। DC लोड रेखा कौन सी होती है? कलेक्टर करंट और कलेक्टर वोल्टेज के मिलाने वाली रेखा। इसको बेस करंट की लाइन जहाँ काटती है वो क्यू बिंदु कहलाता है। कहते हैं कि क्यू बिंदु के लिए सबसे सूटेबल प्लेस जो होता है वो होता है लोड लाइन का मिडिल पॉइंट, सेंटर ऑफ कट ऑफ एंड सेचुरेशन। संतृप्त बिंदु और कट ऑफ बिंदु जो होता है ना, उसके मध्य भाग कहते हैं कि क्यू बिंदु के लिए सबसे उपयुक्त जगह होती है। यानी हो सके तो यहीं पर सेट होना चाहिए। और हमारे कहते हैं कि क्लास A एम्पलीफायर जो है उसमें यहीं होती है, मध्य भाग में ही होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन से एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी मैंने आपको दिया हुआ है और टोटल आप देख रहे होंगे इसमें आपको 4 नाम दिखाई दे रहे हैं। चारों की कार्य प्रणाली पता होनी चाहिए, उत्तर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एम्पलीफायर इनपुट के वीक सिग्नल को बढ़ाकर आउटपुट में मजबूत सिग्नल प्रदान करता है। रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट करता है। ऑसिलेटर यूँ समझ लो कि DC से AC करता है, हालांकि ये केवल दोलन उत्पन्न करता है बिना इनपुट सिग्नल के, ऐसा सर्किट है। और अटेन्यूएटर जो होता है ना, इसका नाम से पता लग रहा है, हिंदी में बोलते हैं इसको क्षीणकारी। क्या बोलते हैं? क्षीणकारी बोलते हैं। और ये किसी सिग्नल को अटेन्यूएट करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। यानी एम्पलीफायर सिग्नल को बढ़ाने का, अटेन्यूएटर सिग्नल को घटाने का काम करता है। इसका मतलब अपोजिशन में वर्क किन का हुआ? सी उत्तर आप सभी का यहाँ पर सही है। काफ़ी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। एम्पलीफायर और अटेन्यूएटर जो है इनका काम एक दूसरे के विपरीत होता है ना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और लाइक के लिए फिर रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, कर देना प्लीज़। जो सहमत है वो करेंगे, खैर वैसे ही बोलने की वैसे ज़रूरत नहीं है। और अभी तक इतने लाइक्स आए इसके लिए भी धन्यवाद जिन्होंने किया है। ओसिलेटर क्या है? देखो बहुत सारी बातें होती है ओसिलेटर के बारे में, ध्यान रखना। कहीं पर ऑप्शन मिले कि DC को AC करने वाला तब भी लिख देना। दूसरा ऑप्शन है कि बिना इनपुट के दोलन सिग्नल उत्पन्न करने वाला। और तीसरा जो ऑप्शन है वो तो इस क्वेश्चन में है ही आपके सामने, बी उत्तर है, एम्पलीफायर विद पॉजिटिव फीडबैक। फीडबैक होते हैं 2, नेगेटिव और पॉजिटिव। कहते हैं कि एक एम्पलीफायर को अगर आप पॉजिटिव फीडबैक दे दोगे ना
तो वो एक ओसिलेटर की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। व्यवहार करने का मतलब कुछ नहीं है, कह रहे हैं कि पॉजिटिव फीडबैक एक ऐसा सर्किट है या ऐसा फीडबैक है जो ओसिलेशन उत्पन्न करवाता है, दोलन, कंपन, वाइब्रेशन जनरेट करवाता है। और ओसिलेटर क्या करता है? दोलन ही तो उत्पन्न करता है। बी उत्तर आपका सही है। यहाँ पर जिनका भी कमेंट आया बी बिल्कुल सही लाइन पर आप चल रहे हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल, वर्ग ए एम्पलीफायर में क्या होता है? ए क्लास एम्पलीफायर जो होता है ना, उसकी दक्षता और विरूपण के बारे में आपको उत्तर देना है। देखो बहुत सिंपल है भाई, क्या क्या ध्यान में रखना है। मैंने बताया आपको कई बार कि जिन एम्पलीफायरों में दक्षता कम होती है उनका विरूपण भी कम होता है, यानी वो आउटपुट अच्छा देते हैं। सो हमारा एक क्लास जो एम्पलीफायर है ना, इसकी दक्षता बहुत कम होती है, 35 से लेकर 50% तक होती है। लेस एफिशिएंसी के कारण इसमें डिस्टोर्शन भी कम होगा। बी उत्तर सही आएगा, कम दक्षता कम विरूपण। ठीक है, कोई विकृति भी नहीं आती है। इसी तरह से क्लास सी की अगर बात की जाए ना, तो उसकी अधिक दक्षता अधिक विरूपण होता है। मान लो यही क्वेश्चन होता और सवाल क्लास सी एम्पलीफायर के बारे में होता ना, तो आपको ऑप्शन भी सी करना होता उस समय। ठीक है, अभी आप सभी का यहाँ पर बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देखो, अभी बताया 1 मिनट पहले बताया पहले ही क्वेश्चन में कि वर्ग ए एम्पलीफायर की एफिशिएंसी लगभग कितनी होती है। बताया ना मैंने आपको, कितनी होती है? 35 से 50% तक होती है। जब डायरेक्ट कपल्ड हो तो 50% के आसपास, 35% के आसपास, और ट्रांसफार्मर कपलिंग हो तो 50% के आसपास दक्षता होती है। बी उत्तर रहेगा, क्लास ए एम्पलीफायर की दक्षता 35 से 50% के आसपास होती है। सी एम्पलीफायर की दक्षता सबसे अधिक होती है, लगभग 78% दक्षता उसकी मानते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कैस्केड एम्पलीफायर में किस प्रकार की कपलिंग होती है। दोस्तों कैस्केड को हिंदी में बोलते हैं सोपान, ठीक है ना। और सोपान में क्या है कि Q1 और Q2 नाम के 2 ट्रांजिस्टर होते हैं, और इसमें क्या होता है कि एक ट्रांजिस्टर आउटपुट देता है तो दूसरा उसको एज ए इनपुट ले लेता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई बीच में मीडिएटर नहीं लगाते हैं, दोनों ट्रांजिस्टर ही आपस में जुड़े रहते हैं, और इसको बोलते हैं डायरेक्ट कपलिंग। ए उत्तर हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा दोस्तों क्वेश्चन है वो है कि किस वर्ग एम्पलीफायर का कार्य हाफ वेव रेक्टिफायर की भांति होता है। देखो भाई, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि जो संचालन होता है वो 180 डिग्री बाद होता है। यदि हम आउटपुट के कंपैरिजन की बात करें तो आधे चक्कर बाद आउटपुट मिलता है, अर्ध चक्कर की तरह मिलता है। और जो क्लास बी एम्पलीफायर होता है ना, इसका भी आउटपुट जो है वो 180 डिग्री बाद मिलता है। क्लास ए में 360 डिग्री यानी संपूर्ण चक्कर पर होता है, और क्लास बी जो है उसमें आधे चक्कर में होता है। ए बी में जो है वो 180 से अधिक और 360 से कम पर संचालन होता है। इसलिए यहाँ पर अपना बी उत्तर आएगा कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह एम्पलीफायर का काम है वो क्लास बी एम्पलीफायर का होगा। आप में से जिसका भी बी उत्तर यहाँ पर आया है, कमेंट बिल्कुल आपका सही उत्तर है, हम सही आंसर की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस क्लास के एम्पलीफायर में विकृति अन्य सभी से अधिक होती है? मैक्सिमम डिस्टोर्शन पूछा है भाई। अभी ऊपर के क्वेश्चंस में हम चर्चा करते हुए आए हैं डिस्टोर्शन एफिशिएंसी, डिस्टोर्शन एफिशिएंसी। देखो मैंने कई बार आपको बताया है कि जिस क्लास की एफिशिएंसी मैक्सिमम है उसी का डिस्टोर्शन भी मैक्सिमम होता है। और हम सभी जानते हैं कि एम्पलीफायर वर्गों में क्लास सी की दक्षता सबसे अधिक होती है, इसलिए क्लास सी एम्पलीफायर का ही डिस्टोर्शन अन्य सभी से अधिक होता है। यदि न्यूनतम विकृति पूछे तो क्लास ए की होती है, क्योंकि इसकी दक्षता भी सबसे कम होती है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कैस्केड ऑडियो एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है? दोस्तों 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आता है सिंपल ऑडियो फ्रीक्वेंसी, यानी केवल ये लिखा हुआ हो कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जो है उनकी रेंज कितनी होती है। तो पहले तो वो मैं आपको बता दूं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज है।
ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, यूपीपीसीएल TG2 में आ चुका है, दिल्ली मेट्रो 2020 एग्ज़ाम में आ चुका है, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 2018 के पेपर में आ चुका है। लेकिन अब हम आज के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दोस्तों आज ये क्वेश्चन मैंने कैस्केड ऑडियो एम्पलीफायर का पूछा है। तो कैस्केड ऑडियो साधारण ऑडियो से थोड़ा सा कम रेंज में होता है। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा, 16 हर्ट्ज से 16 किलो हर्ट्ज। साधारण ऑडियो फ्रिक्वेंसी का आ जाए तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज जाना। यहाँ पर आप में से ए ऑप्शन जिसका भी आया है वो बिल्कुल सही उत्तर है, उसके आंसर में कहीं कोई डाउट नहीं करना है हमें। आइए ज़रा अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा सवाल कि जब आउटपुट सिग्नल इनपुट के में दिया जाता है तो इसे कौन सा फीडबैक नेगेटिव फीडबैक कहा जाता है। आप उत्तर करो, तब तक आपको मैं फीडबैक की दो परिभाषा बताता हूँ। दोस्तों हम फीडबैक दो तरीके के देते हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक, एक को बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। मैं आपको इनके दूसरे नाम बताता हूँ, तब तक आप अपना उत्तर और कमेंट करें। पॉजिटिव फीडबैक को रीजनरेटिव फीडबैक बोला जाता है, नेगेटिव फीडबैक को डीजेनरेटिव फीडबैक बोला जाता है। ठीक है, रीजनरेटिव, डीजेनरेटिव। जो पॉजिटिव फीडबैक होता है ये दोलन उत्पन्न करता है, ओसिलेशन उत्पन्न करने के काम आता है। लेकिन नेगेटिव फीडबैक जो है वो स्टेबिलिटी बढ़ाता है, नॉइस लेवल कम करता है। इसलिए इम्पोर्टेंस नेगेटिव फीडबैक का भी पूरा रहता है। अब आ जाइए इस सवाल के आंसर पर। जब सिग्नल 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो तो उसे नेगेटिव फीडबैक कहा जाता है, और जब 0 डिग्री इन फेज हो तो उसे पॉजिटिव फीडबैक कहा जाता है। ध्यान रखना, फीडबैक वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने कई बार आपको करवाए। ये देखिए क्वेश्चन पूछ ही लिया, अभी ऊपर मैं आपको बता कर आया हूँ कि कौन जो है वो ओसिलेशन उत्पन्न करने के काम आता है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन ही पूछ लिया कि किस प्रकार का फीडबैक ऐसा है जो दोलन उत्पन्न करता है। बताओ भाई कौन सा करेगा। ओसिलेशन कौन देता है? ओसिलेशन हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देता है। जो हमारा एम्पलीफायर है ना, यानी पॉजिटिव फीडबैक प्लस एम्पलीफायर इज इक्वल टू ओसिलेटर। बस इतना ध्यान रखो, पॉजिटिव फीडबैक के साथ एक एम्पलीफायर ओसिलेटर का ही काम करता है। लेकिन गुरुजी नेगेटिव फीडबैक का क्या उपयोग है? बहुत उपयोग है। हालांकि नेगेटिव फीडबैक से गेन कम हो जाती है, ठीक है ना, आउटपुट में जो गेन मिलती है वो तो घट जाती है, लेकिन स्टेबिलिटी सुधर जाती है, नॉइस लेवल कम हो जाता है, डिस्टोर्शन कम हो जाता है। इसलिए नेगेटिव फीडबैक भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लूप गेन का क्रांतिक मान कितना होगा। दोस्तों लूप गेन हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आप तब तक इसका उत्तर करो, मैं आपको बताता हूँ। बर्कहासन नाम का एक, मान लीजिए कि भौतिक शास्त्री था, या यूँ कहें कि साइंटिस्ट था। उसने ओसिलेशन के बारे में उसने ये बताया कि दोलन या एक ओसिलेटर जो है वो लगातार दोलन, मतलब कंटिन्यूस ओसिलेशन के लिए बर्कहासन का क्राइटेरिया माना जाता है। और उसने दो शर्तें बताई थी आपको। कौन कौन सी दो शर्तें बताई थी? उसने ये कहा था कि कंटिन्यू ओसिलेशन के लिए लूप गेन का मान इकाई होना चाहिए और फेज शिफ्ट का मान 0 होना चाहिए, 0 या 360 होना चाहिए। मतलब या तो वो एक साथ ही शुरू हो जाए या फिर वो 180 एक चक्र बाद शुरू हो जाए, ऐसा उसने कहा था। तो जो लूप गेन का क्रांतिक मान है ना, वो इकाई ही माना जाता है। और कहते हैं कि अगर लूप गेन का मान इकाई हो तो उससे मिलने वाले ओसिलेशन यानी जो दोलन होते हैं ना, वो अनंत होते हैं। इनफाइनाइट दोलन मिलते हैं इकाई लूप गेन पर। इसलिए याद रखना, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि एक ओसिलेटर में बिना फीडबैक के वोल्टेज गेन का मान 40 है। 0.02 धनात्मक फीडबैक के साथ इसके गेन की गणना करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ और आप उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करें, फिर हम उत्तर का मिलान करेंगे। देखते हैं फॉर्मूले के हिसाब से सबसे फास्ट कैलकुलेशन किसकी आती है, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं, मुझे डाउट लग रहा है इनमें ऑप्शंस में कि जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन इनमें है ही नहीं। क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा। वोल्टेज गेन
विद फीडबैक, तो फॉर्मूला रहता है वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक बटे 1 माइनस के इंटू बीटा बोल सकते हो आप। यहाँ पर हम बीटा ले रहे हैं फीडबैक फैक्टर को और के ले रहे हैं गेन को, या फिर इस गेन को आप ए वी से दर्शा सकते हो। मैं आपको दोबारा बताता हूँ फॉर्मूला क्या बना है। बिना फीडबैक के गेन बटे 1 माइनस बिना फीडबैक के गेन इंटू फीडबैक फैक्टर। देखो भाई क्या बनेगा, 40 बटे 1 माइनस 40 इंटू 0.02। देखो 40 को 0.02 से आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मुझे लगता है ये आपका उत्तर आता है 0.8। एक में से जब 0.8 माइनस करेंगे तो 0.2 बचेगा। 40 में 0.2 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 200। देखो मेरे हिसाब से इसका आंसर 200 आना चाहिए था, जो कि कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेकर रखें और इसका सही उत्तर क्या है पूरे फॉर्मूले सहित कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ख़ास तौर से जो भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जिनके कमेंट को भी मैं देखता हूं और काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसको इंश्योर करें कि इसका उत्तर 200 ही आ रहा है क्या। पूरा फॉर्मूला भी लिखना, पूरा उत्तर लिख करके मुझे बताना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को, क्योंकि काफ़ी बड़े क्वेश्चन है इसमें और बहुत बड़ा वीडियो ओवरऑल अपने लिए होने वाला है। सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर जो होता है उसमें ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी की गणना कैसे की जाती है। दोलन आवृत्ति गणना करने का फॉर्मूला निम्न में से कौन सा है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, देख लीजिए, इनमें से बताइए। देखो जनरली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो या दोलन की फ्रीक्वेंसी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2π√LC। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला सही है ना, मैं आपको साथ ही बता देता हूँ, उत्तर इसका बी ऑप्शन आएगा। 1/2π/RC√6 होता है। ओसिलेटर पर डिटेल से थ्योरी की क्लास आपको जल्दी देंगे, यूट्यूब पर नहीं दी थी अभी तक, बताएंगे आपको जरूर इसका भी आंसर क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि लूप गेन का मान इकाई से अधिक हो तो दोलन की आवृत्ति कैसी होगी। देखो दोस्तों अभी मैंने बताया कि बरखासन ने ये कहा था कि कंटिन्यूस ओसिलेशन के लिए लूप गेन का मान इकाई होना चाहिए। यदि लूप गेन का मान इकाई से अधिक हो जाए तो क्या होगा, यदि लूप गेन का मान इकाई से कम हो तो क्या होगा। ओवरऑल यदि हम कंपैरिजन करें तो 3 तरह के ओसिलेशंस हमें मिलते हैं, ठीक है। जब लूप गेन का मान दोस्तों इकाई से अधिक हो तो उस समय ग्रोविंग ओसिलेशन होता है, यानी समय के साथ उनका आयाम जो होता है ना वो बढ़ती हुई आकृति का होता है, इस तरह से, ठीक है। यदि लूप गेन का मान इकाई से कम हो तो उसको बोलते हैं डैम्प्ड ओसिलेशन या झुका हुआ, और यदि लूप गेन का मान इकाई हो तो उसको बोलते हैं सस्टेन। 3 तरह के होते हैं इसमें, आप तीनों को याद रखें। तीनों ही कुछ न कुछ ज़रूर हमें नए प्रश्न देते हैं, पेपर में तीनों आ सकते हैं, तीनों को याद रखें। खैर अभी बी उत्तर जिनका भी आ रहा है बिल्कुल यहाँ पर सही कमेंट है और सही उत्तर बी है, हम बी ऑप्शन के साथ ही यहाँ पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कि ज्यावक्रीय ओसिलेटर जो होता है इनका दूसरा नाम क्या होता है। साथियों ओसिलेटर 2 प्रकार के होते हैं, साइन वेव ओसिलेटर और नॉन साइन वेव ओसिलेटर। जो साइनसोइडल ओसिलेटर होते हैं इनके दूसरे 2 नाम होते हैं, इनको हार्मोनिक ओसिलेटर भी बोला जाता है और इन्हीं का दूसरा नाम सिंपल फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर भी होता है। कौन सा, सिंपल फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर और हार्मोनिक ओसिलेटर, इनके 2 नाम होते हैं। जो हमारा नॉन साइनसोइडल ओसिलेटर होता है उसका दूसरा नाम होता है रिलैक्सेशन ओसिलेटर, हिंदी में इसे विश्रांति दोलित्र के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पर भी आपके 2 क्वेश्चन हो गए, दोबारा सुन लो। साइन वेव ओसिलेटर का दूसरा नाम हार्मोनिक ओसिलेटर, नॉन साइनसोइडल ओसिलेटर का दूसरा नाम रिलैक्सेशन ओसिलेटर, दोनों को याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा स्थिर फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है, एक सटीक परफेक्ट छोटा क्वेश्चन बनता है। कर दीजिए फटाफट इसका उत्तर क्या बनता है आपके सामने।
कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर दोस्तों कोलपिट ओसिलेटर को बोलते हैं। क्रिस्टल ओसिलेटर की क्या विशेषता है? क्रिस्टल ओसिलेटर की विशेषता है कि इसमें एलसी टैंक सर्किट नहीं होता है, यानी जो ऑटो ट्यून्ड सर्किट होता है इंडक्टर और कैपेसिटर, वो इसमें क्रिस्टल ओसिलेटर में नहीं होता है। और ये पिज़ो इलेक्ट्रिक ईएमएफ के सिद्धांत पर काम करता है। पिज़ो क्रिस्टल का उपयोग करता है फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने के लिए। खैर अभी हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। आप में से जिसका भी कोलपिट वाला आंसर आया वो बिल्कुल सही उत्तर है। कोलपिट ओसिलेटर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वाला ओसिलेटर हमारा यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन सी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस नहीं है? जनरली हमारे ट्रांजिस्टर डिवाइसेज जितनी भी होती है या तो करंट कंट्रोल होती है या वोल्टेज कंट्रोल होती है। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये तीनों एक एफईटी की तो प्रकार है और एफईटी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है दोस्तों। जबकि बीजेटी जो है ना, इसका पूरा नाम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है और ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। तो यहाँ पर डी उत्तर आप में से जिनका भी आ रहा है बिल्कुल आप सही कमेंट कर रहे हो, बिल्कुल सही चल रहे हो। ठीक है, आ जाइए। अगर हम इस JFET में थोड़ा सा आगे चलें तो ध्यान रखना ये JFET यूनिपोलर डिवाइस है और BJT तो देखो इसके नाम में ही पता लग रहा है कि ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। यूनिपोलर बाइपोलर क्या होता है वो मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपको करवा दिया था कि यूनिपोलर क्या होता है और बाइपोलर क्या होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें काफ़ी लगता है मुझे कन्फ्यूजन रहेगी बहुत सारे बच्चों को। सवाल मैंने पूछा है SCR में डिप्लीशन लेयर कितनी होती है? डिप्लीशन लेयर को हिंदी में अवक्षय परत बोलते हैं। अवक्षय क्षेत्र इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण जो बैरियर के आसपास बनता है, जंक्शन के आसपास बनता है, उसको कहा जाता है। ध्यान रखना SCR में सेमीकंडक्टर लेयर नहीं पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पर। बहुत सारे बच्चों का उत्तर 4 आ रहा होगा यहाँ पर। अगर आपसे ये सवाल सीधा पूछा जाए ना कि SCR में अर्धचालक परतें कितनी होती है, तब आपको 4 करना होता है। यहाँ पर मैं अवक्षय परत पूछ रहा हूँ दोस्तों। ध्यान रखें डिप्लीशन लेयर उतनी ही होती है जितने जंक्शन होते हैं। एक SCR में जंक्शन कितने होते हैं? 3, तो अवक्षय परत 3 होगी। इस क्वेश्चन का आंसर C आएगा। मैं दोबारा कंफर्म कर रहा हूँ, एक बार और बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। SCR में अर्धचालक परतें कितनी होती है या SCR में परतें कितनी होती है, ऐसा जब क्वेश्चन आए ना तब आपको डी करना है। 4 परत होती है। लेकिन यहाँ पर मैं डिप्लीशन लेयर पूछ रहा हूँ। अवक्षय परत बोलते हैं जंक्शन को ही, जितने जंक्शन होते हैं ना उसके आसपास अवक्षय परत बनती है। 3 जंक्शन है इसलिए इसमें 3 अवक्षय परत आएगी। हमारा उत्तर यहाँ पर C आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि N चैनल FET जो होती है उसमें करंट का प्रवाह कैसे होता है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं FET में 3 सिरे होते हैं। अभी हम बात करके आए कौन कौन सा, गेट, ड्रेन और सोर्स। FET का एक तो कन्फर्म है कि FET सोर्स से ड्रेन की ओर ही प्रवाह होता है। लेकिन FET 2 तरह की होती है। एक होती है N टाइप, N चैनल बोलते हैं खैर उसको, और दूसरी होती है P चैनल। अब इसका मतलब ये है कि जब N चैनल FET हो तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह सोर्स से ड्रेन की ओर होता है, और जब P चैनल FET हो तो सोर्स से ड्रेन की ओर होल्स का प्रवाह होता है। हम सभी जानते हैं कि धारा की दिशा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की दिशा के विपरीत होती है, या यूँ कहें होल प्रवाह की दिशा में होती है। तो N चैनल में सोर्स से ड्रेन की ओर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो फिर करंट कैसे आएगी? ड्रेन से सोर्स की ओर आएगी। आपका जो आंसर यहाँ पर है वो C ऑप्शन बनना चाहिए। ठीक है, अगर यही सेम क्वेश्चन N चैनल की बजाय P चैनल के लिए होता ना तो आपका आंसर D होता, सोर्स से ड्रेन की ओर।
क्योंकि एफईटी में करंट जो हमेशा है वो मेजॉरिटी कैरियर के कारण चलती है। ये यूनिपोलर डिवाइस है, यानी या तो इलेक्ट्रॉन और या होल, दोनों में से किसी एक के कारण धारा चलती है, ना कि दोनों के कारण। जैसे बीजेटी में होता है होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण धारा चलती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2020 दिल्ली मेट्रो के जो एग्ज़ाम हुए थे मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन के, ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। सवाल है कि एक एफईटी में ड्रेन करंट और गेट सोर्स वोल्टेज का अनुपात क्या कहलाता है। फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताऊं। ये यूं कह रहा है कि ID बटे VGS, ये किसका अनुपात है। अब एक चीज़ देखो, I बटे V जो है ना, हम सब जानते हैं कि रेजिस्टेंस तो हो नहीं सकता, छोड़ दीजिए इसको। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या, ट्रांस कंडक्टेंस। वैसे भी देखो R बराबर V बटे I होता है, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि जो चालकता होती है ना वो 1/R होती है, ठीक है। तो R की जगह V बटे I रखना है, तो V यहाँ और I ऊपर, यानी G बराबर V बटे I बटे V बनता है। और G जो है वो कंडक्टेंस का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर अपना A उत्तर होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं अन्योन्य चालकता, म्यूचुअल चालकता, ठीक है। ए ऑप्शन जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर जा रहा है आपका, बिल्कुल सही कमेंट जा रहा है आपका। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कीजिए फटाफट से इसका आंसर, कि एक भौतिक मात्रा को, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको वो कन्वर्ट कर देता है, ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है। एम्पलीफायर, ट्रांसड्यूसर, ओसिलेटर या मॉड्यूलेटर। चारों ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूं ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएं। देखो एम्पलीफायर का काम होता है इनपुट के वीक सिग्नल को बढ़ाकर आउटपुट में मजबूत सिग्नल प्रदान करना। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसका आंसर बी है। ट्रांसड्यूसर ये काम करता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है, जैसे ताप, दोलन, नमी, ये इस तरह की चीज़ें जो होती है उनको। ओसिलेटर जो है इसके आप दो उत्तर दे सकते हो, या तो डीसी को एसी करना या फिर लगातार दोलन उत्पन्न करवाना, वो लिख सकते हैं। मॉड्यूलेटर होता है किसी वेव फॉर्म की शेप को मॉड्यूलेट करना, जैसे स्क्वायर वेव सिग्नल्स हैं तो उनको साइन वेव सिग्नल्स की तरफ लेकर आना हो। तो अभी यहाँ पर भी उत्तर बिल्कुल सही है, जिनका भी कमेंट आ रहा है भी उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और मुझे लगता है ये तो रिपीट हो गया, दोबारा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉमन बेस एम्पलीफायर की करंट गेन पूछिए आपसे। देखो हम सब जानते हैं कॉमन बेस एम्पलीफायर की करंट गेन जो होती है उसको अल्फ़ा बोलते हैं, और अल्फ़ा का मान 21 से कम होता है, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, डी उत्तर ही आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर रिपीट हो गया, ये भी मैंने आपसे पूछा था। पीएनपी ट्रांजिस्टर को की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर को अधिक क्यों पसंद किया जाता है। मतलब वही क्वेश्चन हो गया जो स्टार्टिंग में आया था और मैंने बता दिया था आपको, है ना। सी उत्तर आएगा, एनपीएन की स्विचिंग स्पीड हाई होती है, ठीक है। चलिए ये नया क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन है कॉमन बेस एम्पलीफायर की करंट गेन, वर्तमान को, ये करंट को हिंदी में वर्तमान लिखते हैं, करंट गेन, लाभ को इंग्लिश में गेन बोलते हैं, अल्फा की गणना करने के लिए सही सूत्र क्या है। करंट गेन अल्फा का फॉर्मूला पूछा है अपन से, तो देखो क्या फॉर्मूला होता है। कलेक्टर करंट में परिवर्तन और एमीटर करंट में परिवर्तन का अनुपात करंट गेन अल्फा कहलाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आधार पर आपका उत्तर रहेगा ए। चलिए इसी के हिसाब से अगर हम कहीं और उत्तर देखें तो आप बताइए बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। याद है क्या करंट गेन बीटा का? लिखिए फटाफट लिखिए। हाँ, कलेक्टर करंट में परिवर्तन और बेस करंट में परिवर्तन का अनुपात होता है,
यहाँ इसमें तो फॉर्मूला है नहीं ये, पर याद ज़रूर रखना अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला ज़रूर आ सकता है। अल्फ़ा बीटा में आपस में जो संबंध होता है वो भी ध्यान रखना, क्योंकि जैसा कि हमने भी किया है, पहले क्वेश्चन आया था अल्फ़ा देकर बीटा पूछा है, और जनरली एग्ज़ाम में ऐसा होता भी है, आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक एक क्वेश्चन को आप ज़रूर ध्यान से पढ़ें दोस्तों, बड़ी मेहनत से मैंने क्वेश्चन निकाले हैं। ये लगभग 100 क्वेश्चन आपको आज की इस वीडियो में मैं करवाऊंगा। रिक्वेस्ट ज़रूर फिर से करूंगा कि प्लीज़ लाइक करना, ताकि हमें बहुत बेहतर सपोर्ट मिले और नेक्स्ट इसी तरह की क्लासेज मैराथन आपके लिए और लेकर आए। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नेगेटिव फीडबैक किसे कहते हैं। ये नेगेटिव फीडबैक का दूसरा नाम पूछा है। अभी ऊपर अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा है तो मैंने आपको नाम बताए थे। नेगेटिव फीडबैक को डीजनरेटिव फीडबैक बोलते हैं और पॉजिटिव फीडबैक को रीजनरेटिव फीडबैक बोलते हैं। जब 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो तो उसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, और जब इन फेज हो 0 डिग्री के साथ तो उसको पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। पॉजिटिव फीडबैक से दोलन उत्पन्न होता है, यानी ओसिलेशन उत्पन्न होते हैं, इसलिए ओसिलेटर में हमेशा पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है। लेकिन नेगेटिव फीडबैक से स्टेबिलिटी में सुधार होता है, नॉइस लेवल कम हो जाता है और गेन भी घट जाती है। लेकिन नेगेटिव फीडबैक भी काफ़ी उपयोग किए जाते हैं, ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी एक बार हमने स्टार्टिंग में दे दिया था लेकिन रिपीट हुआ है। आज 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए भाई। सवाल कह रहा है कि जर्मेनियम की अपेक्षा सिलिकॉन को अधिक क्यों पसंद किया जाता है। हाँ, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज ज़रूर है, मैंने वहाँ पर और ही ऑप्शन दिया था। जो सही उत्तर है, यहाँ सही उत्तर का दूसरा ऑप्शन है। देखो मैंने ये दिया था कि सिलिकॉन का कम परमाणु क्रमांक, ठीक है, तो कम ही होते हैं, सिलिकॉन में 14, जर्मेनियम में 32 होते हैं। सिलिकॉन का कम परमाणु क्रमांक इसे अधिक स्थायित्व प्रदान करता है। सो बी उत्तर रहेगा। हायर थर्मल स्टेबिलिटी, उच्च तापीय स्थिरता होती है, यानी तापमान भी सिलिकॉन वाला अधिक सहन कर जाता है, ज़्यादा बियर करता है। क्योंकि हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टेम्परेचर के प्रति बड़ी सेंसिटिव होती है, जल्दी नष्ट हो सकती है, इसलिए सिलिकॉन वाली जल्दी से नष्ट नहीं होती है। बी उत्तर आपका, जिनका भी कमेंट आ रहा है, बहुत सही उत्तर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। वोल्टेज गेन ज्ञात करनी है, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज दिया हुआ है। देखो भाई, गेन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है आउटपुट बटे इनपुट, और इसका मान जो है वो हमेशा प्लस में ही आता है। यदि गेन जो है वो नेगेटिव आता भी है ना, तो फिर उसको गेन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कि सिग्नल अटेन्यूएट हो गया, ठीक है। देखो जो अपने आउटपुट है वो 3.6 वोल्ट है और इनपुट जो है वो 40 मिली वोल्ट है, तो इसको वोल्ट में बदलना पड़ेगा ना, 0.4 वोल्ट हो जाएगी। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 90 आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप मिली हटाते हैं, 0.04 बनेगा, है ना, तो ये आंसर जो है आपका 90 आएगा, ठीक है। बी उत्तर यहाँ पर बिल्कुल आप सभी का सही आ रहा है, जिनका भी कमेंट आया है बी उत्तर सही है। याद ज़रूर रखना, ठीक है ना। गेन अगर पॉजिटिव है तो इसको बोलते हैं कि हाँ सिग्नल एम्पलीफाई हुआ है, और गेन अगर नेगेटिव है तो इसको बोला जाता है कि सिग्नल अटेन्यूएट हो गया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन है कि एम्पलीफायर में पॉजिटिव फीडबैक उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। वैसे तो देखो क्वेश्चन को मैंने बार बार आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो शायद इसका उत्तर देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर चुके हैं। हम सब जानते हैं कि एम्पलीफायर पॉजिटिव फीडबैक के साथ ओसिलेटर बन जाता है। इसका मतलब जब हमें ओसिलेशन उत्पन्न करवाने हो, यानी दोलन उत्पन्न करवाने हो, तो हमें एम्पलीफायर को पॉजिटिव फीडबैक देना होता है। सी उत्तर यहाँ पर आप सभी का बिल्कुल सही रहेगा, और जिन्होंने भी फटाफट से सी कमेंट कर दिया था तो उनका बिल्कुल उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एम्पलीफायर ऐसा है जिसमें फिक्स बायस का उपयोग किया जाता है। इस कारण, क्योंकि इसका एक एडवांटेज होता है
कि कभी भी ये सैचुरेशन अवस्था में नहीं जाएगा, संतृप्त अवस्था में नहीं जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन का आंसर फटाफट से आप कर दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको बताऊं कि सीखने को मिलेगा। पेपर में इसका आ सकता है सवाल, बहुत कुछ आपको सिखा रहा है, ध्यान से देखना। देखो सैचुरेशन मोड तब आता है जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो जाते हो। कहते हैं कि क्लास ए जो हमारा एम्पलीफायर होता है ना, उसमें क्यूसेट बिंदु हमेशा लोड लाइन के मध्य होता है। और जैसा कि हमने ऊपर बात की थी कि क्यू बिंदु के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा होता है, तो सेंटर ऑफ लोड लाइन था। और कहते हैं कि क्लास ए एम्पलीफायर में क्यू बिंदु लोड लाइन के हमेशा मध्य भाग से निकलता है, इसलिए वो ना तो सैचुरेशन की तरफ आएगा और ना ही कट ऑफ मोड की तरफ जाएगा कभी भी, ठीक है ना। इसलिए सबसे ज़्यादा हमारा क्लास ए जो एम्पलीफायर है इसका आज भी उपयोग किया जाता आया है। ए ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसने भी कमेंट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पैसिव कंपोनेंट ऐसा है जिसके पैरामीटर्स की गणना सूत्र के द्वारा की जा सकती है, ठीक है ना। देखो वैसे तो दोनों ही सही है इसके, मतलब फॉर्मूले से हम कौन से पैसिव कंपोनेंट की गणना कर सकते हैं, तो मुझे लगता है क्वेश्चन ही थोड़ा डाउटफुल है। मैं आपको दोनों तीनों चीज़ें बता देता हूँ इसके लिए क्या है। देखो हम कैपेसिटेंस मान को भी फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि C बराबर Q अपॉन V है। इंडक्टेंस को भी हम ज्ञात कर सकते हैं DI अपॉन DT, और अगर प्रेरित EMF के साथ अपन इस वैल्यू को रख लेते हैं तो L इंटू DI अपॉन DT होता है। तो यहाँ से हम इंडक्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के मान को XC 1/2πfc गणना कर सकते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान XL बराबर 2πfl गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो चारों ही ऑप्शन सही है, मुझे नहीं लगता किसी में कोई ऑप्शन सही होना चाहिए था। फिर भी इसका जो सही आंसर माना गया है ना ऑफिशियल आंसर की में, वो C है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। याद रखना, बस क्वेश्चन सामने आ जाए तो फिर C करना, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है। वैसे दोस्तों सारे ऑप्शन इसके सही है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल दोस्तों, डार्ली-गटन पेयर एम्पलीफायर जो होता है उसके बेस एमीटर को लगभग कितने वोल्टेज की आवश्यकता होगी। छोटी सी बात बताऊं, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही बता रहा है अपन को। एम्पलीफायर का एक विशेष प्रकार होता है, जोड़े के रूप में देखा जाता है, तो उसका नाम है डार्लिंगटन, और कोई दिक्कत नहीं है। देखो एमीटर बेस जंक्शन जो होता है ना, ये हमेशा फॉरवर्ड में होता है, और ज़्यादातर हमारे ट्रांजिस्टर जितने भी होते हैं वो सिलिकॉन के बनते हैं। सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, 0.7 वोल्ट। अब हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि एम्पलीफायर जोड़े के रूप में है, इसका मतलब हमें दोनों के बैरियर का वोल्टेज मानना होगा, यानी 0.7 वोल्ट और 0.7 वोल्ट दोनों को प्लस कर देना है, उत्तर आ जाएगा 1.4 वोल्ट, क्योंकि पेयर के रूप में है, जोड़े के रूप में है, बस और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, याद रखना, और कभी डिटेल से आपको क्लास ज़रूर दूंगा मैं। डार्ली-गटन एम्पलीफायर क्या होता है इस पर एक अलग से मैं क्लास आपको थ्योरी की ज़रूर दे दूंगा। अभी आपका डी उत्तर यहाँ पर है 1.4, क्योंकि जोड़े के रूप में है, दोनों की वोल्टेज को जोड़ करके आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बीजेटी में डिप्लीशन लेयर कहाँ मौजूद होती है। देखो आप तब तक उत्तर बताओ, तब तक मैं आपको और बातें बताता हूँ इसके बारे में। देखो हम सब जानते हैं कि बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर 2 जंक्शन रखता है अपने अंदर। पीएन जंक्शन कितने होते हैं, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जितने जंक्शन होते हैं ना उतनी डिप्लीशन लेयर होती है। इसका मतलब इसमें अवक्षय परत 1 नहीं 2 है। दोनों जंक्शन कौन कौन से है, एमीटर बेस जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन। इसका मतलब अवक्षय परत भी कहाँ है, एमीटर बेस पर और बेस कलेक्टर पर, दोनों जगह ही होगी ना। तो आप सभी का यहाँ पर डी उत्तर सही होगा, ठीक है। एमीटर बेस और बेस कलेक्टर, इन इलेक्ट्रोडों के बीच में 2 अवक्षय परत होगी, ठीक है। कहाँ परत पूछा है, कितनी परत भी पूछ ले तो ध्यान रखना 2 परत होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
ये तो वैसे मैंने करवा दिया था, पूरी क्लास में बीच बीच में बोलता भी आया था, तो शायद आपको ये तो अच्छे से ध्यान में हो ही गया होगा। एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में Q बिंदु को कौन सी मात्रा प्रभावित कर सकती है? मैंने बताया ना, कहते हैं कि बिना डिस्टॉर्शन के आउटपुट लेना है तो Q पॉइंट कहते हैं कि स्थिर होना चाहिए। और Q पॉइंट की स्टेबिलिटी को दो चीज़ें प्रभावित करती है, एक तो है टेम्परेचर और दूसरा है करंट गेन बीटा, ठीक है ना। और टेम्परेचर देखो अगर घटता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेम्परेचर अगर बढ़ता है ना तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए तापमान में जो वृद्धि होती है ना वो Q पॉइंट को प्रभावित करती है, तापमान में कमी फिर भी प्रभावित नहीं करेगी, ठीक है। बी ऑप्शन करना है आप सभी को यहाँ पर, इंक्रीज टेम्परेचर। और जिनका भी कमेंट आया था वो बिल्कुल सही थे। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट कर दीजिए, आप पढ़ भी लीजिए, अपनी स्क्रीन पर है, मैं आपको इसका सीधा सीधा उत्तर बताऊंगा। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा, लाइक नहीं किया तो कर देना भाई, अच्छा लगे तो कर देना, क्लास पूरी और देख लो। स्कोर कितना रहे ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। देखो फटाफट, LC टैंक सर्किट जो है ना उसकी फ्रीक्वेंसी के द्वारा किस सर्किट का निर्धारण करते हैं? टैंक सर्किट ओसिलेटर में होता है भाई, जहाँ L और C ऑटो ट्यून होकर ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी निर्धारित करते हैं, ठीक है। ए उत्तर सही है आप सभी का, ओसिलेटर आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, क्लिपर सर्किट का काम क्या? देखो एक होता है क्लिपर, एक होता है क्लैम्पर सर्किट, ठीक है। क्लिप सर्किट जो होता है ना ये तो चीज़ों को मॉड्यूलेट करने के काम आता है। जैसे मान लो ये साइन वेव थी तो इसको ये यहाँ से क्लिप करना शुरू कर देगा और यहाँ से क्लिप करना शुरू कर देगा। ध्यान से अगर देखोगे तो ये लगभग इसको स्क्वायर वेव बनाने का काम कर देता है। मॉड्यूलेटर जो होते हैं ना उनमें क्लिपर सर्किटों का ही उपयोग होता है, तो इसका काम जो है वो वेव शेपिंग आएगा। डी उत्तर सही हो। तो जिसने भी यहाँ पर डी उत्तर किया है कमेंट में वो बिल्कुल सही है, वेव शेपिंग करना इसका काम होता है, ठीक है। आकृति में थोड़ा सा परिवर्तन करके ये उसको एक नई शेप देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है और छोटा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा आपको मतलब कंफ्यूज कर सकता है कि गुरुजी कुछ दिया ही नहीं है तो उत्तर कैसे दें। सवाल कह रहा है रिवर्स बायस होने पर JFET में गेट करंट का मान कितना होगा? देखो मैंने FET करवाया हुआ है और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि प्लीज़ आप FET वाली क्लास को देखें ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें, ठीक है ना। कहते हैं कि जब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर रिवर्स बायस में हो तो गेट करंट व्यवहारिक रूप से पूरी तरह जीरो हो जाती है। उस समय गेट में कोई करंट नहीं चलती है, कंप्लीट करंट जो है वो ड्रेन सोर्स ड्रेन ही जाती है, ठीक है। बी उत्तर यहाँ पर सही है। आप में से जिसने भी कमेंट किया है बहुत सही उत्तर है आपका, बी आएगा, प्रैक्टिकली 0। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतीक का नाम क्या है? आपको एक प्रतीक दिखाया गया है जिसमें 3 सिरे हैं। सिरों का नाम एमीटर, बेस 1 और बेस 2 है। आप इसका उत्तर कमेंट करो, मैं तब तक आपको बाकियों के टर्मिनल्स के नाम बताता हूँ। FET में 3 सिरों का नाम होता है गेट, ड्रेन और सोर्स। डायक में 2 सिरे होते हैं, एनोड 1 और एनोड 2 बोलते हैं, या फिर मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 बोला जाता है। ट्राइक में 3 सिरे, मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और गेट, या एनोड 1, 2 और गेट। ये जो प्रतीक आपको दिखाया गया है यहाँ पर ये UJT का है। बिल्कुल आप सभी ने ए उत्तर किया, बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन तो आप सबको आता ही है, बहुत अच्छे चल रहे हो, सबका उत्तर ए आया था, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, UJT का एक पॉपुलर यूज क्या है, कॉमन यूज क्या है? सबसे ज़्यादा UJT कहाँ काम में ली जाती है? पूरा नाम यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है, एक PN जंक्शन है, कलेक्टर नाम का सिरा नहीं होता है, डबल बेस डायोड इसको बोलते हैं क्योंकि बेस 2 सिरे होते हैं, ठीक है ना। UJT को डबल बेस डायोड भी कहा जाता है। UJT का मोस्ट कॉमन यूज जो है ना वो है रिलैक्सेशन ओसिलेटर, हिंदी में विश्रांति दोलित्र बोलते हैं, यानी नॉन साइनिसोइडल ओसिलेटर बनाने में UJT सर्वाधिक उपयोग की जाती है।
बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी सही चल रहे हो, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। सी उत्तर आप सभी का यहाँ पर सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपकरण एक ध्रुव ट्रांजिस्टर है? यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कौन सा है? देखो भाई, जो बीजेटी होती है ना, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये है, ठीक है ना। सॉरी, यूनिपोलर पूछा है, सॉरी। तो यूनिपोलर आपका यहाँ पर है एफईटी आएगा, ठीक है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ए उत्तर रहेगा। जबकि आईजीबीटी इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर, बीजेटी बाईपोलर ट्रांजिस्टर, यूजेटी में भी होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा चलती है, इसलिए वो भी बाईपोलर ट्रांजिस्टर है। सॉरी भाई, यहाँ पर आप सभी ने बी उत्तर किया है, बिल्कुल सही है, एफईटी यूनिपोलर है, ठीक है। बाकी तीनों बाईपोलर ट्रांजिस्टर है, ठीक है। यूनिपोलर बाईपोलर का क्या मतलब होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, तब तक आप अगले क्वेश्चन का आंसर कर दो, है ना। देखो, यूनिपोलर का मतलब होता है जिसमें या तो होल्स या मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा चलती हो, जबकि बाईपोलर का मतलब होता है होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण से धारा चलती हो, उसको बाईपोलर बोलते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन है कि ट्राइक का पूरा नाम, वैसे तो इसका शॉर्ट नेम होता है ट्रायोड फॉर एसी, ठीक है। छोटा सा नाम तो ये होता है ट्रायोड फॉर एसी। इसी तरह से डायक का पूरा नाम होता है डायोड फॉर एसी, क्योंकि ये पुराने टाइम में वाल्व हुआ करते थे। ट्राई के ट्रांजिस्टर की श्रेणी में नहीं आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी सी उत्तर सही रहेगा, ट्रायोड एसी सेमीकंडक्टर, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट अर्धचालक ट्रायोड। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है और ये पूछ रहा है कि ड्रेन करंट जो होती है ना एफईटी में, वो जाती कैसे है? ठीक ही है, आई थिंक आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसने ये तो बताया नहीं कि पी चैनल है या एन चैनल है, तो फिर आपको सीधा ही मानना होता है कि सोर्स से ड्रेन की ओर ही जाता है, क्योंकि सोर्स से करंट चलेगी और ड्रेन की तरफ जाके खाली हो जाएगी, ठीक है। सोर्स ड्रेन कहाँ है? बी ऑप्शन में, ठीक है, बी आ जाएगा। हाँ, अगर पी चैनल एन चैनल लिख देना तब थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ये जो उत्तर अपन ने किया है ना, ये पी चैनल का है, फिर एन चैनल में ड्रेन से सोर्स आएगा, ठीक है। इसके लिए पहले ऊपर की क्लास में बात हो ही चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें। अगला क्वेश्चन, दो ट्रांजिस्टर द्वारा निर्मित और परस्पर जुड़ा हुआ निम्न में से उपकरण कौन सा है? देखो भाई, जिसमें दो ट्रांजिस्टर जुड़े हुए हो, ठीक है, निम्न में से कौन सा है? तो ये हमारा एससीआर ही हो सकता है, ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर ही हो सकता है, क्योंकि एससीआर जो है इसमें 4 परतें होती है, तो दो ट्रांजिस्टर की तरह ये व्यवहार कर सकता है, बाकी किसी में नहीं हो सकता है ना। बी उत्तर आएगा, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, एससीआर के निर्माण में पीएन जंक्शन और उसकी कितनी परतें उपयोग की जाती है? ठीक है, बहुत सिंपल है ना, एससीआर में कितनी परत और कितने जंक्शन, ये पूछा है, कर दो फटाफट से कमेंट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बी उत्तर आप सभी का सही रहेगा, 4 परतें और 3 जंक्शन होते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल सा ही है, बिल्कुल सभी बहुत अच्छे से इसका आंसर कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये काफ़ी अच्छा है, और इसका जब उत्तर कर दो तो साथ ही एफईटी का भी उत्तर कर देना भाई। इसने पूछा है बीजेटी का, सुन लो क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है कि बीजेटी में करंट को कंट्रोल कौन करता है? तो बीजेटी किस प्रकार की चालित युक्ति है? बीजेटी धारा चालित युक्ति है, तो बीजेटी में करंट को कंट्रोल करंट ही करेगा। और एफईटी जो है ना, ये वोल्टेज चालित युक्ति है, इसलिए एफईटी में चलने वाली धारा को वोल्टेज कंट्रोल करता है। बीजेटी बाईपोलर है, एफईटी यूनिपोलर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और देखो, करंट को हिंदी में धारा नहीं वर्तमान लिखा है इन्होंने, कंफ्यूज कर सकते हैं ना ये बच्चे को। बी उत्तर आएगा यहाँ पर आप सभी का। अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक कर भी दिया होगा। अगला सवाल, अधिकतम रिवर्स वोल्टेज क्या है जिसे एक सामान्य उद्देश्य के लिए एलईडी पर लगाया जा सकता है? एलईडी दोस्तों देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊं। जो हमारा पीएन डायोड होता है ना, इसमें एक जिनर ब्रेकडाउन होता है और एक एवलांची ब्रेकडाउन होता है रिवर्स बायस में। जिनर ब्रेकडाउन पूर्व निर्धारित पर होता है और एवलांची कोई निर्धारित नहीं है। एवलांची कम होता है और जिनर की वोल्टेज तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी फॉरवर्ड वोल्टेज बहुत कम थी।
एलईडी की फॉरवर्ड वोल्टेज ज़्यादा होती है, लेकिन बाकी डायोड से तुलना करें ना, रिवर्स वोल्टेज सबसे कम एलईडी की होती है, और वो है 8 वोल्ट। रिवर्स बायस कंडीशन में एक एलईडी 8 वोल्ट से ज़्यादा सहन नहीं करती है। अगर इससे ज़्यादा उसको मिल गया ना, तो तुरंत डैमेज हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जबकि हमारे हाफ वेव फुल वेव में देखो, पीक वोल्टेज से 2 गुने तक वोल्टेज को भी वो सहन कर जाते हैं। ठीक है ना, ए उत्तर सही रहेगा, यहाँ पर 8 वोल्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंगल कलर वाली एलईडी जो होती है ना, एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड, उसकी लगभग फॉरवर्ड वोल्टेज का मान कितना होता है? बहुत ही सिंपल है, ए उत्तर आएगा। 1.8 वोल्ट होता है। 1.8 वोल्ट पर इसमें प्रकाश उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, फोटो रजिस्टर जिसको हम एलडीआर भी बोलते हैं, बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? देखो, एलडीआर को लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर कहा जाता है, और इसके निर्माण के लिए जिस सामग्री का उपयोग करते हैं उसका आपको आंसर देना है। फोटो डिटेक्टर के ये काम आता है, यानी इसको फोटो डिटेक्टर या फोटो कंडक्टर भी इसको कहा जाता है। अदर नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, पेपर में आते भी है कई बार। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही रहेगा। कैडमियम सल्फाइड से ये बनता है। जिस तरह से एलईडी होती है ना, गैलियम आर्सेनाइड गैलियम फास्फाइड से बनती है, इसी तरह से ये भी एक सेमीकंडक्टर कंपाउंड अर्धचालक यौगिक से बनता है, ना कि अर्धचालक धातु से, यानी सिलिकॉन जर्मेनियम ना होकर के इसमें डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने वो है बाइनरी नंबर का। हालांकि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आ गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास आपको अलग से ही देंगे एक, फिर भी क्वेश्चन सामने आ गया तो जवाब दे ही दीजिए। सवाल पूछ रहा है कि बाइनरी संख्या 0101 का डेसिमल नंबर कितना होगा। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, मैंने आपको कई बार बताया कि इसमें आप है ना राइट से लेफ़्ट की तरफ चला करो, और इन दिए गए बाइनरी के नीचे अपनी मर्ज़ी से 1 2 4 8 इस तरह से लिखा करो। मान लो यहाँ पर आगे बाइनरी बिट और भी होती तो फिर 16 32 ये आपको इस तरह से लिखना होता। अब जिनके आगे 0 है उनको छोड़ दो, बाकी सभी को जोड़ दो, यानी 4 + 1 कर दो 5, यानी ये जो डेसिमल संख्या है 5, इसका आंसर 0101 होता है। आप वैसे ही देखो, स्टार्टिंग वाले 0 को छोड़ दो, क्योंकि हमने क्या किया, इसको 4 बिट का बना दिया। एक्चुअल में अगर आप इसको 3 बिट का लेकर देखते हैं तो कितना बना, 101 बना, और 101 जो है वो 5 का ही होता है ना। तो जिनको लगभग आता है वो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं आएगी। और ये फ्लिप फ्लॉप वाला ले लिया मैंने, ये भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, इसका आंसर आप ज़रूर करो। फ्लिप फ्लॉप वाला मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको ज़रूर दूंगा। क्वेश्चन पूछा गया कि फ्लिप फ्लॉप का उपयोग क्या है, काम क्या आता है। देखो, वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है ना, फ्लिप और फ्लॉप। कहते हैं कि इसमें 2 अवस्था होती है और 2 में से किसी एक में यह संचालित होता है, या तो फ्लिप होता है या फ्लॉप होता है। ये बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के काम आता है, और इसको 1 बिट स्टोरेज कहा जाता है, यानी ये एक ही बिट को स्टोर करता है। मान लो आपको 1101 को सेव करना है ना, तो 4 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये है आपका बाइनरी फ्लिप फ्लॉप वाला आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डायोड में अधिकतम सुरक्षित रिवर्स वोल्टेज का अर्थ क्या है, यानी वह मैक्सिमम वोल्टेज जिसे एक डायोड रिवर्स बायस अवस्था में सहन कर जाए बिना नष्ट हुए, क्या बोलते होंगे उसको, बताओ भाई। कर दोगे ना इसका उत्तर, तो किसी को दिक्कत थोड़ी आएगी। बिल्कुल ए ऑप्शन आएगा यहाँ पर आप सभी का, जिसने भी कमेंट किया बिल्कुल सही उत्तर है। ए उत्तर का मतलब क्या है, यहाँ पर पीआईवी का पूरा नाम होता है पीक इन्वर्स वोल्टेज, वह अधिकतम वोल्टेज जिसको रिवर्स बायस में वो सहन कर गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि शुद्ध अर्धचालक सामग्री में अशुद्धियाँ मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखो, इस पर मैं आपके साथ कई सारे क्वेश्चन चर्चा करने वाला हूँ, मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें क्या होती है। शुद्ध रूप में जो अर्धचालक होता है उसको इंट्रिंसिक बोला जाता है। अशुद्धि मिलाने के बाद जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उसको एक्सट्रिंसिक पदार्थ बोला जाता है। इंट्रिंसिक में आते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, एक्सट्रिंसिक में आते हैं पी टाइप और एन टाइप।
चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धि मिलाई जाती है, कारण पूछे ना, ध्यान रखना। और अशुद्धि मिलाने की इस प्रक्रिया को डोपिंग बोलते हैं। हिंदी में इसको मादन या अपमिश्रण क्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, आ सकता है पेपर में, ध्यान रखें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1.8 एम्पीयर लोड करंट की आपूर्ति करने वाले 4 डायोड वाले ब्रिज रेक्टिफायर में प्रत्येक डायोड की न्यूनतम करंट रेटिंग कितनी होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्लास की स्टार्टिंग में भी एक क्वेश्चन मैंने दिया था रेक्टिफायर की रेटिंग में। देखो ब्रिज रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में जो डायोड की करंट रेटिंग होती है वो लोड करंट के आधे के बराबर होती है। यानी 1.8 एम्पीयर अगर लोड करंट है तो प्रत्येक डायोड में से 0.9 एम्पीयर करंट जो है वो फ्लो माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से किसका रिवर्स रिकवरी टाइम लगभग 0 है। यानी ऐसा कौन सा डायोड है जिसमें रिवर्स रिकवरी टाइम 0 के करीब है, यानी कोई टाइम नहीं लेता है, तुरंत रिवर्स में रिकवर हो जाता है। इसलिए हम इसको फास्टेस्ट डायोड भी बोलते हैं। और दोस्तों इस डायोड का नाम है शॉटकी डायोड। सी उत्तर यहाँ पर हमारा सही रहेगा। तो बस दोस्तों यही थे आज की इस मैराथन क्लास में। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी, आपका लगभग स्कोर कितना रहा। प्लीज़ लाइक कर देना, अगर नहीं किया तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। जल्दी ही आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी क्लास देंगे, अच्छा रिस्पॉन्स ज़रूर देना।